हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टेप्स। आज हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में, यानी कि डीपीएसपीस के बारे में। ये टॉपिक एसएससी के लिए बहुत ही क्रूशियल है। लेक्चर 3 में आपको मिलेगा डीपीएसपी का ओरिजिन, फीचर, क्लासिफिकेशन, आर्टिकल्स, कोर्ट के जजमेंट्स और एंड में एक सॉलिड कंपैरिजन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी। और हर वीडियो की तरह एसएससी बूस्टर इस पर्टिकुलर वीडियो में भी आपको मिलेगा। तो आप हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 51 ए के लिए। तो पहला क्वेश्चन किसी भी चीज को जानने से पहले जो दिमाग में आता है वो होता है कि आखिरकार ये क्या है। तो वैसे ही व्हाट आर डीपीएसपी, कि डीपीएसपी जो है वो क्या है। अगर हम लोग देखें तो डीपीएसपी बेसिकली पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और ये आर्टिकल 36 से लेके ये आपका आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक दिए हुए हैं। ये बेसिकली वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि इन्फोर्सेबल तो नहीं है, लेकिन इनका मकसद होता है हमारे भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दीज आर नॉन जस्टिसेबल नॉन जस्टिसिएबल बट इम्पोर्टेंट फॉर द गवर्नेंस। ठीक है, इसको बेसिकली हम लोगों ने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है। इसको हम लोगों ने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है। और कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आया होगा कि वेलफेयर स्टेट बनाना है, इसका मकसद है, लेकिन ये जस्टिसेबल नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो आप लोग ये जान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बेसिकली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद की जो गवर्नमेंट हुई, उनको ये गाइडलाइंस दी कि कैसे आपको लॉज और पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है और कैसे आगे चल के भारत को एक वेलफेयर स्टेट में बदलना है। ठीक है, बेसिकली अगर अब हम लोग इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो डीपीएसपी जो है वो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो खुद जर्मन वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर था। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी ऐसा एक प्रिंसिपल मेंशन था। ठीक है, तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया, लेकिन वेमर वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपका जर्मनी से है, उससे आयरलैंड ने इंस्पायर होके इसको बनाया था। ठीक है, आयरलैंड ने इंस्पायर होके इसको बनाया था। अब अगर हम लोग बात करें कि डीपीएसपी के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में, तो डीपीएसपी जो है उसको इन्फोर्स तो नहीं किया जा सकता कोर्ट के द्वारा, लेकिन आर्टिकल 37 ये कहता है कि स्टेट के लिए फंडामेंटल है डीपीएसपी पॉलिसी बनाने के लिए। तो अब पहले तो आ जाते हैं हम लोग अपने आर्टिकल 36 में। तो मैंने आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज वाले लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि स्टेट की डिफिनीशन क्या होती है आर्टिकल 12 के हिसाब से, जो कि फंडामेंटल राइट्स के लिए था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उस वीडियो को इस पर्टिकुलर वीडियो के आई बटन में पिन कर दूंगा, वहां से आप लोग उस चीज को देख सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि आर्टिकल 36 में क्या है, तो जैसे कि हम लोगों ने आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट के टाइम पे पढ़ा था कि स्टेट की क्या डेफिनेशन होती है, वैसे ही आर्टिकल 36 में डिफिनीशन ऑफ स्टेट दिया हुआ है। डिफिनीशन ऑफ स्टेट दिया हुआ है किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी। असल में आर्टिकल 12 की तरह ये सेम ही है। इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज, लोकल अथॉरिटीज, स्टेट अथॉरिटीज, ये सब इंक्लूड होता है। फिर आता है आर्टिकल 37। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आर्टिकल 37 गवर्नमेंट के लिए डीपीएसपी को
फंडामेंटल बेसिस ऑफ गवर्नेंस बताता है। वैसे ही अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल 37 में बेसिकली ये दिया हुआ है कि डीपीएसपी जो है डीपीएसपी जो है ये नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है और ये नॉन इन्फोर्सेबल है, इन्फोर्सेबल है। ये नॉन जस्टिसिएबल है और ये नॉन इन्फोर्सेबल है। इसके साथ साथ कुछ चीजें हम लोगों को पहले डीपीएसपी के बाद जान लेनी चाहिए, जो इन दोनों आर्टिकल्स के बाद हम लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसको नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा। नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी को बी आर अम्बेडकर ने कहा, बी आर अम्बेडकर ने कहा। ठीक है, इसके बाद मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन, इसको केसी वियरे ने कहा, केसी वियरे ने इसको मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन कहा। ठीक है, इसके साथ साथ केटी शाह ने इसको चेक पेएबल बाय द बैंक एट इट्स ओन कंसाइंस बताया। वहीं अगर हम लोग बी एन राव की बात करें तो बी एन राव ने इसको मोरल पर्सपेक्ट फॉर द अथॉरिटी ऑफ स्टेट बोला। और इसको एक चीज आपके ग्रेनविल ऑस्टिन ने भी बोली। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसको क्या कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने बेसिकली इसको कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें जानते हैं अपने डीपीएसपी के बारे में। बेसिकली हम लोग डीपीएसपी को तीन पार्ट्स में या तीन टाइप के प्रिंसिपल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल अगर हम लोग देखें तो ये आता है सोशियलिस्टिक प्रिंसिपल, सोशियलिस्टिक प्रिंसिपल। अगर हम लोग सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की बात करें तो बेसिकली सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में हम लोग वेलफेयर स्टेट बनाने की तरफ मेन फोकस करते हैं। और ये जो है ये बेसिकली आपका आर्टिकल 38 से लेके आर्टिकल 43 तक है और उसके साथ साथ आर्टिकल 47 में भी आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल फॉलो होता है। फिर आता है आपका सेकंड नंबर पे गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल। अगर हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल की बात करें तो गांधीयन प्रिंसिपल जो है वो आपका कुछ आर्टिकल्स में आता है। जो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 40, 43, 46, 47 एंड 48। अभी इन आर्टिकल्स में क्या क्या है ये चीज अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर आता है आपका लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, एक से इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। अगर हम लोग लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल की बात करें तो ये बेसिकली आर्टिकल 44, 45, 48, 48 ए, 49, 50 और 51 को कवर करता है। ठीक है, ये तो हमारे प्रिंसिपल्स की बात हो गई। अब हम लोग एक एक करके इन आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं और इन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 38। बेसिकली आर्टिकल 38 में हम लोग वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द पीपल by securing social order and justice, social order and justice। बेसिकली डीपीएसपी का आर्टिकल 38 गवर्नमेंट को ये गवर्न करता है कि आप
सोशल ऑर्डर को बनाए रखें, उसके साथ साथ किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी जैसे कि इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटी में, अपॉर्चुनिटी में, इनको भी मिनिमाइज करें। ठीक है, फिर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 39। हम लोग आर्टिकल 39 में बात करें तो बेसिकली आर्टिकल 39 आपकी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है। उसके साथ साथ आर्टिकल 39 के कुछ क्लॉजेस आपके प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन की भी बात करते हैं, और आर्टिकल 39 में ही हम लोग हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स की भी बात करते हैं। ठीक, वैसे ही हम लोग आर्टिकल 39 के क्लॉज एफ में चिल्ड्रन वेलफेयर की बात करते हैं, जो कि हम लोगों ने 39 क्लॉज एफ में हम लोग चिल्ड्रन वेलफेयर की बात करते हैं, जो कि हम लोगों ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 40। बेसिकली मैं जो ये आर्टिकल्स आपको बता रहा हूं, ये डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स के डिविजन्स पे नहीं बता रहा हूं। मैं आप लोगों को जो आर्टिकल बता रहा हूं ये नंबर वाइज बता रहा हूं, मतलब 38, 39, 40, 41 लाइक दैट। ठीक है, तो अगर हम लोग आर्टिकल 40 पे आए तो आर्टिकल 40 बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत्स की बात करता है। विलेज पंचायत की बात करता है। बेसिकली आर्टिकल 42 एक गांधीयन प्रिंसिपल है, जो ये बताता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर को थोड़ा सा डाइल्यूट करे और स्टेप्स उठाए विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने में। फिर आता है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 बेसिकली राइट टू वर्क एंड एजुकेशन की बात करता है। राइट टू वर्क एंड एजुकेशन की बात करता है। अगर हम लोग इसको देखें तो बेसिकली ये ओल्ड एज से रिलेटेड एक आर्टिकल है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 42। अगर हम लोग आर्टिकल 42 की बात करें तो बेसिकली आर्टिकल 42 ये हम लोगों से कहता है, या फिर ये सरकार को गवर्न करता है कि आपको जस्ट एंड ह्यूमेन वर्क कंडीशंस बनाए रखनी है, और उसके साथ साथ मैटरनिटी रिलीफ की भी बात ये पर्टिकुलर आर्टिकल 42 करता है। तो ये बेसिकली आपकी जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन की बात करता है, उसके साथ साथ मैटरनिटी रिलीफ की भी बात यही पर्टिकुलर आर्टिकल करता है। मैटरनिटी रिलीफ की भी बात यही पर्टिकुलर आर्टिकल करता है। फिर आते हैं हम लोग आर्टिकल 43 पे। अगर हम लोग आर्टिकल 43 की बात करें तो ये बेसिकली लिविंग वेजेस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करता है। लिविंग वेजेस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करता है। ठीक है, उसके साथ साथ 43 बी जो है वो बेसिकली हमारे, एक सेकेंड, 43 बी से पहले 43 ए को अगर हम लोग जाने तो ये आपका पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन दी मैनेजमेंट की बात करता है। ठीक है, 43 ए आपका पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन दी मैनेजमेंट की बात करता है। वही 43 बी जो है वो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजमेंट की बात करता है। मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजमेंट की बात करता है। फिर आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल नंबर 44 पे। अगर हम लोग आर्टिकल 44 को देखें तो ये बेसिकली आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। इस आर्टिकल को थोड़ा सा ध्यान दे के सुनिएगा,
क्योंकि इस आर्टिकल से क्वेश्चंस एसएससी के 2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल एंड सीपीओ के एक शिफ्ट में ये 2024 में पूछा गया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बेसिकली हमारे देश की इंटीग्रिटी को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का हमारे गवर्नमेंट को। फिर आते हैं हम आर्टिकल 45 पे। अगर हम लोग आर्टिकल 45 की बात करें तो बेसिकली ये अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करता है। उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं वो अच्छे से खाना खाएं और उनकी शिक्षा भी सही तरीके से स्टार्ट हो। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल 46 पे। अगर हम लोग आर्टिकल 46 की बात करें तो ये बेसिकली अपलिफ्टमेंट ऑफ एससी एसटी की बात करता है। अपलिफ्टमेंट ऑफ एससी एसटी की बात करता है। बेसिकली ये कहता है कि एससी एसटी या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस की एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल 47 पे। अगर हम लोग आर्टिकल 47 की बात करें तो बेसिकली ये प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स की बात करता है। प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स की बात करता है। उसके साथ साथ ये भी कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाए उस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाए। उसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ को भी इम्प्रूव करने की पूरी पूरी कोशिश करे। फिर आते हैं हम लोग आर्टिकल 48 पे। अगर हम लोग आर्टिकल 48 की बात करें तो बेसिकली ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है। ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है। एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है। ठीक है, ये आर्टिकल बेसिकली एग्रीकल्चर का ख्याल रखने और जो पशुपालन है उसका ख्याल रखने की बात करता है। फिर आते हैं हम लोग आर्टिकल 49 पे। अगर हम लोग अपने आर्टिकल 49 की तरफ बढ़े तो बेसिकली आर्टिकल 49 जो है उससे पहले हम लोगों को आर्टिकल 48 ए देख लेना चाहिए जो कि इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करता है। इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करता है और इसी आर्टिकल में फॉरेस्ट सेफगार्ड करना भी इंक्लूडेड है। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 49 पे जो कि बेसिकली नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस या ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की बात करता है। तो बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, नेशनल इम्पोर्टेंस के जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की बात हमारा आर्टिकल 49 करता है। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 50 पे। बेसिकली अगर आर्टिकल 50 की बात करें तो ये हमारा सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात करता है कि जुडिशरी को हम लोगों को टोटली सेपरेट रखना चाहिए एग्जीक्यूटिव से, जिससे वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पाए। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात करता है। फिर आता है आर्टिकल 51। बेसिकली आर्टिकल 51 जो है वो आपके इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखने की बात करता है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखने की बात करता है। उसके साथ साथ ये आर्टिकल 51 ये भी बात करता है कि जो भी ट्रीटीज हमारे इंडिया ने की हैं या फिर इंटरनेशनल लॉज हैं उनको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और उनको भी हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो एक बार हम लोग एक रैपिड रिवीजन, रैपिड रिकॉल कर लेते हैं जो कि अभी तक हम लोगों ने
पढ़ा। तो अगर हम लोग आर्टिकल 36 की बात करें तो हमने देखा कि इसमें डिफिनीशन ऑफ स्टेट दी हुई है। आर्टिकल 37 में बेसिकली डीपीएसपी को नॉन जस्टिसेबल और नॉन इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ बताया गया है। आर्टिकल 38 में डीपीएसपी गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट करती है कि उनको पीपल के वेलफेयर के लिए काम करना है। और कैसे काम करना है? सोशल ऑर्डर और जस्टिस को मेंटेन करते हुए, सिक्योर करते हुए। आर्टिकल 39 की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया हुआ है। और आर्टिकल 39F जो है वो चिल्ड्रन से रिलेटेड है, जिसको हम लोगों ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा। फिर आर्टिकल 40 जो है वो फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, बेसिकली विलेज पंचायत की बात करता है। ये एक गांधीयन आइडिया है। फिर आर्टिकल 41 की बात करें तो ये राइट टू वर्क और एजुकेशन की बात करता है। फिर अगर आर्टिकल 42 की बात करें तो ये बेसिकली कंडीशन ऑफ ऑफिस से रिलेटेड एक आर्टिकल है। ये जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्कर्स की बात करता है। उसके साथ साथ मैटरनिटी रिलीव की भी बात यही आर्टिकल करता है। फिर आर्टिकल 43 की अगर हम लोग बात करें तो लिविंग वेजेस से रिलेटेड ये आर्टिकल है। और 43A जो है वो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट की बात करता है। वहीं 43B जो है वो मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जिसको मैंने आप लोगों से कहा कि मार्क कर लीजिएगा, एक बार इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। आर्टिकल 45 की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्ड केयर की बात करता है। और अर्ली चाइल्ड केयर में भी ये 0 to 6 years के बच्चों की मेनली बात करता है। फिर अगर हम लोग आर्टिकल 46 की तरफ बढ़े तो बेसिकली आर्टिकल 46 जो है वो अपलिफ्टमेंट ऑफ SC एंड ST की बात करता है। और आर्टिकल 47 जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स की बात करता है। अगर हम लोग आर्टिकल 48 की बात करें तो ये आपके एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। वहीं आर्टिकल 48A जो है वो आपके इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट से रिलेटेड है। अब अगर हम लोग आर्टिकल 49 की बात करें तो बेसिकली ये वो ये बताता है कि हम लोगों को जो भी मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस या ऑब्जेक्ट्स नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। वहीं आर्टिकल 50 की अगर हम लोग बात करें तो ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात करता है। और आर्टिकल 51 जो कि हमारी आखिरी डीपीएसपी है, ये बेसिकली इंटरनेशनल पीस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, ये उसकी बात करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर में और बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स की जो कि डीपीएसपी में हुए। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स, अगर हम लोग अपने इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स को देखें तो बेसिकली 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट से इसमें आपका 39A, 43B, 43A, 39F और 48A को जोड़ा गया। अभी हम लोगों ने देखा था कि 39 में क्या है। 39 में बेसिकली आपने क्या देखा, फिर से रिवाइज करते हैं। 39 में आपने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को देखा। तो 39A जो है वो बेसिकली फ्री लीगल एड फॉर पुअर्स है। फ्री लीगल एड टू पुअर्स है। वही अगर ये की बात करें तो ये बेसिकली पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन दी मैनेजमेंट है। क्या है ये है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन दी मैनेजमेंट। अब अगर हम लोग 39F की बात करें तो 39F के बारे में मैंने बेसिकली आप लोगों को बताया था कि ये चिल्ड्रन से रिलेटेड आर्टिकल है। वहीं 48A जो है ये आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है। अब अगर हम लोग 42nd अमेंडमेंट के बाद 44th अमेंडमेंट पे चले तो 44th अमेंडमेंट में बेसिकली हम लोगों का आर्टिकल 38 ऐड होता है। आर्टिकल 38 जो है उसमें एक क्लॉज ऐड हो जाता है कि ये हमारे इनकम स्टेटस से इनइक्वालिटी हटाने पे काम करेगा। अब आते हैं हम लोग अपने 86th अमेंडमेंट एक्ट से। 86th अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल राइट में 21A हम लोगों ने पढ़ा था, ऐड हो जाता है। आर्टिकल 45 जो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर का आर्टिकल है,
आर्टिकल 45 डीपीएसपी में ऐड हो जाता है। वही 51A में 11th ड्यूटी भी इसी अमेंडमेंट से ऐड हो जाती है, जिसमें गार्जियन की ये ड्यूटी हो जाती है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। अगर आप लोगों ने फंडामेंटल राइट वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आपके आई बटन पे मैं डाल दूंगा, और उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज पे जो रैपिड रिकॉल वीडियो है वो भी नहीं देखी है तो वो भी मैं आपके आई बटन पे डाल दूंगा, आप वहां से उसको भी देख के रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आता है हमारा 97th अमेंडमेंट एक्ट। 97th अमेंडमेंट एक्ट से बेसिकली 43B आता है, जिसमें हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजमेंट की भी बात हमारी 43B में ही होती है। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हम लोग अगर कवर करें जो कि डीपीएसपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं, तो कुछ चीजें हैं, जैसे कि एक सेकेंड मैं पहले तो हेडिंग डाल लेता हूं आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट केसेस। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट केसेस की बात करें तो पहला जो इंपॉर्टेंट केस है वो है चंपाकम दोराई राजन केस। चंपाकम दोराई राजन केस। बेसिकली ये केस 1951 में हुआ। कुछ चीजें हैं ये केसेस के बारे में, बस आप केसेस के नाम को और केसेस के ईयर को याद रखिएगा, और उसके बाद जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो एक बस कहानी की तरह सुनते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको वो थोड़ा जल्दी रिकॉल करने में हेल्प करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इसमें फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी से ऊपर बताया था। फिर आता है हमारा केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस। इस केस के बारे में तो बेसिकली 95% स्टूडेंट्स ने तो सुना ही होगा, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, उसके साथ साथ ये कहा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में हार्मनी रहनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा मिनेर्वा मिल केस। मिनेर्वा मिल केस। अगर हम लोग मिनेर्वा मिल केस की बात करें तो ये बेसिकली 1980 में हुआ था, और इसमें साफ साफ फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में बैलेंस रखने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। अशोक कुमार ठाकुर का केस 2007 में हुआ, जिसमें आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C पे जो रिजर्वेशन था उसको अपहेल्ड कर दिया गया था। ठीक है, ये सारे केसेस आपके इंपॉर्टेंट केसेस में काउंट होते हैं। फिर अगर हम लोग फंडामेंटल राइट से डीपीएसपी को कंपेयर करें, डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स, तो अगर डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स से कंपेयर करें तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये आपकी जस्टिसेबल होती हैं, वही डीपीएसपी जो है वो जस्टिसेबल नहीं है। फंडामेंटल राइट जो है वो इंडिविजुअल राइट्स होती हैं, ये आपकी इंडिविजुअल राइट्स होती हैं, वही डीपीएसपी जो है ये आपके सोसाइटी वेलफेयर के लिए यूज होती हैं। अब डीपीएसपी का मेन गोल जो है वो वेलफेयर स्टेट बनाना है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है ये एक तरीके से हर भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार हैं। फिर आते हैं हमारे डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के कंपैरिजन पे। अगर हम लोग इनकी बात करें तो बेसिकली डीपीएसपी जो है वो आपकी स्टेट की पॉलिसी है, वही ड्यूटी जो है डीपीएसपी जो है ये आपकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वही जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है ये आपके सिटीजन या फिर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज एक के बाद एक ही आती हैं, सेम पार्ट में आती हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने वीडियो के थोड़े से एंड पार्ट की तरफ, जिसमें मैं आप लोगों को हमेशा की तरह एसएससी के कुछ बोनस फैक्ट्स बताने वाला हूँ, एसएससी से रिलेटेड
इस पर्टिकुलर टॉपिक के कुछ बोनस फैक्ट्स मैं अब आप लोगों को बताऊंगा। डीपीएसपी जो है वो डीपीएसपी टर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल 31C जो है वो डीपीएसपी को प्रियोरिटी देता है कुछ सर्टेन कंडीशंस में। आर्टिकल 38(2) जो है वो इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। 39A जो है वो फ्री लीगल एड टू पुअर्स की बात करता है। वही आर्टिकल 50 की अगर हम लोग बात करें तो वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करता है। ये चीजें आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि जब आप लोग पूरे लेक्चर को देखेंगे और अपने नोट्स तैयार करेंगे या फिर जो पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दूंगा उससे अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें रिवाइज बार बार हो जाएंगी। ठीक है, अब इसी के साथ साथ मैं इस पर्टिकुलर सेशन को एंड करता हूं। यही थे आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, अब आपको क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, उनके टाइप्स क्या क्या हैं और उनका क्या रिलेशन है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये एसएससी, स्टेट पीसीएस, इवन यूपीएससी के लिए भी एक गोल्डन टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आ जाते हैं और प्री और मेंस में दोनों में इससे रिलेटेड आर्टिकल्स बार बार पूछे गए हैं। तो अगर आप लोगों को ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और इससे अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। एक चीज और आप लोगों से विनती है कि अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स चाहिए या फिर इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे टेलीग्राम लिंक से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से इस पर्टिकुलर पीडीएफ को भी डाउनलोड करके पढ़ें। थैंक यू।